सो गाइस मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अचानक से इंडियन यूट्यूब पर सांस लेना, कॉफ़ी पीना और तैयार होना इतना महंगा क्यों हो गया है? मतलब सुबह उठो, इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलो, कोई ना कोई क्रिएटर एक डब्बा हाथ में लेके बोल रहा होता है कि गाइस आफ्टर 2 years ऑफ हार्ड वर्क माई ब्रांड इज फाइनली हेयर। भुवन बाम ने लॉन्च कर दिया सरकार, आशीष चंचलानी ओजी ब्यूटी लेकर आए, हर्ष बेनीवाल ऑक्टोपस निकाल चुके हैं, लेकिन बात सिर्फ मेल क्रिएटर्स की नहीं है। सारा सरोज को देख लो, उन्होंने इम्पल्स कॉफी लॉन्च कर दिया। मृदुल शर्मा अपना ब्यूटी स्टेशनरी ब्रांड लेकर आई। निधि कटियार ने अपना मेकअप कॉस्मेटिक लाइन लॉन्च कर दिया। मतलब ऐसा लग रहा है कि इंडिया के हर एक इन्फ्लुएंसर को अचानक से एक ही सपना आया है कि क्रिएटर्स तो बनना ही था, लेकिन साथ में हम सबको बिजनेस टाइकून भी बनना है। पर क्या आपने कभी बैठ के सोचा है कि वेस्ट में मिस्टर बीस्ट फेस्टिवल्स की चॉकलेट बेचता है, एमा कॉफी बेचते हैं, लोगन पॉल प्राइम ड्रिंक बेचता है, पर इंडिया में अचानक से हर क्रिएटर परफ्यूम, कॉफी या मेकअप के पीछे ही क्यों पड़ गया है? क्या हमारे क्रिएटर्स को अचानक से देश के लोगों को महकाने और कॉफी पिलाने का शौक चढ़ गया है, या फिर इसके पीछे एक ऐसा कोल्ड ब्रूटल बिजनेस मैथ है जो आपको उनके एस्थेटिक लॉन्च व्लॉग्स में कभी नहीं दिखाया जाता? आज हम किसी क्रिएटर को टारगेट नहीं कर रहे हैं, आज हम उस ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे जहाँ पे 90% इन्फ्लुएंसर ब्रांड 12 महीने के अंदर दम तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्च वीडियो में सोल्ड आउट लिखने के बाद भी इनमें से मोस्टली ब्रांड्स प्रॉफिटेबल ही नहीं हो पाते। सो आज हम इस पूरे वीडियो में क्रिएटर कॉमर्स का अंजर पंजर खोलते हैं। सो पहले बात करते हैं द बिजनेस मैथ एंड प्रॉफिट मार्जिन ट्रैप। तो पहले ना सिनेरियो को थोड़ा समझो। सोचो आप एक बड़े क्रिएटर हो, आपके पास 20 से 25 लाख या फिर 1 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर्स है। आपकी रीच किसी बॉलीवुड स्टार से कम भी नहीं है। आप स्पॉन्सरशिप से ही आप महीने के अच्छे खासे पैसे बना रहे होते हो, लेकिन एक पॉइंट पर हर क्रिएटर ये सोचता है कि मैं दूसरे ब्रांड्स की ऐड करके उन्हें करोड़पति क्यों बना रहा हूँ, मैं अपना खुद का प्रोडक्ट क्यों ना लॉन्च करूँ। अब जब क्रिएटर बोर्ड रूम में बैठता है तो उसके सामने 3 से 4 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट है क्लोथिंग लाइन, हुडीज और टी शर्ट्स बेचना। पर कपड़े के धंधे में आते ही दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि साइजिंग का इश्यू होता है, फैब्रिक की क्वालिटी, इन्वेंट्री का टेंशन और सबसे बड़ा हेडेक होता है रिटर्न्स का। और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कम से कम 8% से 15% होता है। सेकेंड ऑप्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेक एसेसरीज का, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा हेडेक होता है वारंटी संभालना, आफ्टर सेल्स की सर्विस देना और हर 2 तीसरे दिन में कस्टमर सपोर्ट पर गालियां सुनना। और प्रॉफिट मार्जिन मुश्किल से 10% होता है। फिर आते हैं 3 सबसे फेवरेट प्रोडक्ट्स पर, परफ्यूम, इंस्टेंट कॉफी और कॉस्मेटिक्स या ब्यूटी। और यहीं से असली मैजिक शुरू होता है। परफ्यूम में मार्जिन होता है 80 से 90% तक का। कॉफी जो कि इंस्टेंट फ्लेवर्ड कॉफी होती है, उसमें मार्जिन होता है 60 से 70% का। कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर में मार्जिन होता है 70 से 85% का। मतलब जो परफ्यूम बॉटल आपको 1500 में मिल रही होती है, उसकी एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग को 100 से 150 की होती है। जो कॉफी का जार सारा सरोज या कोई और क्रिएटर 400 से 500 में बेच रहा होता है, उसकी बल्क मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है 80 से 100 रुपीज के बीच में। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इन्हें ना तो कोई फैक्ट्री लगानी पड़ती है और ना ही कोई लैब खोलनी पड़ती है। इंडिया में नोएडा, गुजरात और मुंबई में हजारों कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स है, यानी कि थर्ड पार्टी सप्लायर्स है, जिसमें आपको बस उनके ऑफिस जाना है, एक तैयार फॉर्मूला चूज करना है, सुंदर सी पैकेजिंग डिजाइन करनी है और अपना नाम चिपका के मार्केट में उतार देना है। अब बात करते हैं द सोल्ड आउट इल्यूजन, फैंस वर्सेस कस्टमर। अब बात करते हैं कि लॉन्च कैसे होता है। एकदम हाई बजट एस्थेटिक व्लॉग बनेगा, सारा सरोज कॉफी जार के साथ सिनेमैटिक शॉट्स देंगी, मृदुल शर्मा अपनी एस्थेटिक पैकेजिंग दिखाएंगी, भुवन बाम अपने ही स्टाइल में सरकार का ट्रेलर निकालेंगे, निधि कटियार अपने कॉस्मेटिक्स के स्वैशेस दिखाएंगी। लॉन्च के 12 घंटे बाद ही इंस्टाग्राम पे स्टोरी आ जाएगी कि ओ माई गॉड गाइस, सोल्ड आउट इन 6 आवर्स, थैंक यू सो मच। पीआर आर्टिकल छपने लग जाएंगे, कमेंट्स में कॉन्ग्रेचुलेशंस की बाढ़ आ जाएगी। पर एक मिनट रुक के थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो कि सोल्ड आउट हुआ कैसे। रियल कस्टमर्स को या फिर तुम्हारे इमोशनल फैंस को 10,000 कॉफी जार्स या फिर 15,000 परफ्यूम बोतलें उन लोगों को बेचना जो आपको 5 साल से देख रहा है, जो आपको अपना दोस्त मानता है, ये बिजनेस सक्सेस नहीं होती है, ये आपकी ऑडियंस मोनेटाइजेशन होती है। रियल बिजनेस तब शुरू होता है कि जब आपका 15,000वां डब्बा वो बंदा खरीदे जो आपको जानता तक नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलते हो, पहले दिन आपके सारे रिश्तेदार और दोस्त आकर सारी टेबल्स बुक कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि आपका रेस्टोरेंट हिट हो गया। अगले महीने अगर आम जनता खाना खाने नहीं आएगी तो वो रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। यही वजह है कि किंग का परफ्यूम ब्रांड ब्लैंक को जो पहले 3 महीने में 1 करोड़ कर रहा था, आज शांत पड़ा है।
टीम 07 का 2407 डिओड्रेंट आज लोकल शॉप्स में 70 रुपए के क्लियरेंस सेल पर बिक रहा होता है। कितने ही ब्यूटी और लाइफस्टाइल क्रिएटर्स हैं जिनके ब्रांड्स पहले लॉट के बाद दूसरा लॉट ऑर्डर से नहीं जनरेट कर पाते। अब आते हैं सबसे बड़े सीक्रेट पर, व्हाइट लेबलिंग। आपको क्या लगता है कि सारा सरोज की कॉफी के लिए अलग से कोई साउथ इंडिया में कॉफी प्लांटेशन लगी है, या निधि कटियार और मृदुल शर्मा के मेकअप और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के लिए कोई स्पेशल सीक्रेट लैब रिसर्च हुई है, या फिर भुवन बाम और आशीष के परफ्यूम के लिए फ्रांस से केमिस्ट आए थे? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया में ओएमईज और प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जैसे कि स्टेला इंडस्ट्री, वंसा कॉस्मेटिक, टीपीपी या फिर लोकल कॉफी प्रोसेसर्स। ये लोग एक ही बेस फॉर्मूला बनाते हैं। वही सेम हेजलनट कॉफी बेस अलग अलग 5 D2C ब्रांड्स को जाता है। वही सेम लिक्विड मैट लिपस्टिक फॉर्मूला अलग अलग कॉस्मेटिक्स लेबल को जाता है। वही सेम परफ्यूम बेस बियर्डो, वाइल्ड स्टोन और क्रिएटर ब्रांड्स में बट जाता है। बस फर्क ये होता है कि बॉटल के पैकेजिंग, स्टिकर और क्रिएटर का फेस अलग होता है। आप 1500 परफ्यूम के लिए या फिर 500 रुपए कॉफी के लिए नहीं दे रहे होते हो, आप उस क्रिएटर की वाइब और ट्रस्ट के पैसे दे रहे होते हो। अब बात करते हैं रियलिटी चेक की। सो गाइस, इंडिया एक बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ का कस्टमर क्रिएटर को प्यार तो करता पर बेवकूफ भी नहीं है। सो जो 19 साल की लड़की जो मृदुल शर्मा, निधि कटियार, सारे सरोज को फॉलो करती है, उसने अपने फेवरेट क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए 500 की कॉफी या 800 की लिपस्टिक एक बार खरीद ली। पर जब वो प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा तो वो दिमाग से सोचेगी कि नेस्कैफे या कंट्री बीन कम दाम में मिल रही है, या फिर मेवलिन या लैक्मी के लिपस्टिक मॉल में ट्राई करके 300 से 400 रुपए में मिल रही है। बेला विटा या वाइल्ड स्टोन का परफ्यूम 400 में मिल रहा है, तो क्या वो दोबारा क्रिएटर का महंगा प्रोडक्ट खरीदेगा? बिल्कुल भी नहीं। रिटेल और D2C मार्केट का एक गोल्डन रूल होता है, फर्स्ट सेल आपका माउथ फेस करता है, पर सेकंड सेल आपका क्वालिटी और प्राइसिंग करती है। जितने भी क्रिएटर्स ब्रांड है वो फर्स्ट सेल में तो चैंपियन है, क्योंकि उनके पास फ्री मीडिया और लॉयल फॉलोअर्स है। लेकिन सेकंड सेल यानी कि रिपीट कस्टमर्स, वो आते आते 90% क्रिएटर ब्रांड्स फ्लॉप हो ही जाते हैं। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि क्रिएटर्स को शायद बिजनेस करना नहीं आता, या फिर क्या सारा सरोज, मृदुल, निधि, भुवन या फिर जितने भी क्रिएटर्स हैं जो इस लाइन में है, क्या वो गलत है? बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस करना, अपना ब्रांड बनाना हर क्रिएटर का हक है और ये बहुत ही बड़ा स्टेप है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग की जगह क्विक ऑडियंस मोनेटाइजेशन का बिजनेस समझ लेते हो। क्रिएटर्स और रियल एंटरप्रेन्योर्स में सिर्फ एक ही फर्क होता है, क्रिएटर अटेंशन बनाता है, एंटरप्रेन्योर्स इंस्टीट्यूशन बनाता है। आप टाटा, निविया या मेबलिन के प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उनके फाउंडर की रील्स वायरल जाती है। आप उनके प्रोडक्ट इसलिए खरीदते हो क्योंकि प्रोडक्ट में दम है, प्राइसिंग सही है और वो हर जगह आपको मिल भी जाता है। अगर इंडियन क्रिएटर्स को सच में इन ब्रांड्स की तरह बड़ा एम्पायर खड़ा करना है तो उन्हें सिर्फ अपने चेहरे के दम पर प्रोडक्ट बेचना बंद करना पड़ेगा। उन्हें रियल R&D में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्राइसिंग ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से रखनी पड़ेगी और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो उनके चैनल के बिना भी अकेले शेल्फ पर बिक सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपने कभी किसी इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर का ब्रांड खरीदा है, चाहे वो कॉफी हो, परफ्यूम हो या मेकअप हो। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्या वो सच में पैसा वसूल था या सिर्फ हाइप? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और हाइप भी कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।